हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो मैं आपको इतनी सारी मैंने आपको वीडियोस ये इसके ऊपर बनाई आइल्स रीडिंग के ऊपर। ज़रा सब्सक्राइब तो कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी करना बहुत अच्छे से। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो आइल्स रीडिंग को सॉल्व करने में, उसको यहाँ टेक्स्ट कर देना, मैं उसकी वीडियो पक्का बना दूंगी। ठीक है, आपको कोई इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अटेंड आइल्स क्लासेस, सेल्फ रीडिंग प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंड साथ में उसकी पैराफ्रेजिंग को समझो। जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होते हैं उनको आप क्या करोगे, फिर से एनालाइज करो कि वाई आई वॉज रॉन्ग। तो जब वो पैराफ्रेजिंग आपको समझ में आएगी, सपोज आपने एक दिन में 2 रीडिंग की है, ठीक है, 2 पैसेज किया है, तो वो उसको जब आप फिर से करते हो अपनी मिस्टेक्स को सुधारने के लिए, डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें लर्न होंगी। इसमें पेशेंस चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक नहीं कहीं पे कोई भी टीचर देगा कि आपको आ गया जी, आ जाओ जी, इतने हज़ार की कोचिंग है, आप आ जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा, आपके बैंड्स पक्का। ऐसा नहीं होता है। जिन बच्चों के बैंड्स आते हैं वो पागलों की तरह उसको पीछे पड़ जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करने में, वो अपना पेशेंस को लूज नहीं करते। अब आप ऑफ कोर्स अगर आपकी हिंदी मीडियम है तो आपको हम 7 बैंड पे कैसे लेके आएंगे 1 महीने में, नहीं पॉसिबल है। तो साथ साथ में रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहो और इन वीडियोस के थ्रू आप देखो कि मैं कैसे समझा रही हूँ, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको ये चीज़ें ग्रैब करनी है। ठीक है, एंड वो पैराफ्रेजिंग जो मैं बीच में बता रही हूँ कि इन्होंने इसकी जगह पे ये लिखा है, ऐसे पैराफ्रेज किया, उसको भी समझो। अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो रीडिंग पैसेज था 9 नवंबर को इंडिया में आइल्स एग्जाम जो हुआ था उसका पार्ट था। तो ये पुलिंग स्ट्रिंग्स टू बिल्ड पिरामिड, सबसे पहले हमने रीडिंग को पढ़ लिया है, इसका टाइटल को पढ़ा है, टाइटल को थोड़ा मतलब समझने की कोशिश किया है कि पिरामिड्स को बनाने में ये पुलिंग स्ट्रिंग्स जो रस्सी वस्सी कुछ होती है उसको वो कैसे उन्होंने काम लिया। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर भी जो नीचे कुछ कभी कभी ये लाइनें दी होती है, इनको पढ़ने की समझने की कोशिश करो। नो वन नोज एग्जैक्टली हाउ द पिरामिड्स वर बिल्ट। अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हमें एक्चुअल रीडिंग प्रैक्टिस में अपने इतना स्लो नहीं पढ़ना है, फास्ट रीडिंग आनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईच एंड एवरी वर्ड का डिटेल हम नहीं पढ़ सकते हैं। कैसे, किसी को पता नहीं है कि पिरामिड्स कैसे बने, तो एक मार्कस चॉन रेकन्स द आंसर कुछ कुड बी हैंगिंग इन द एयर। कुछ ये कोई पर्सन का नाम लग रहा है, तो उसने रेकन किया, इंसिस्ट किया कि उसने आंसर दिया कि शायद वो हैंगिंग इन द एयर में है। तो अभी चलते हैं, अभी ये इसमें मैं कुछ नहीं पढ़ने वाली हूँ, सीधा चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, अगर इसकी इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आइल्स 9 पे जाइए, यहाँ मैं हिंदी में समझाती हूँ। बेटर है कि अपना मदर टंग इंडिया की जो हिंदी है उसमें आप समझ लो तो भी अच्छा है, नो इशू। सो यहाँ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो आप, कंप्लीट द समरी है विद 2 वर्ड्स ओनली ऑप्शन है। तो ये देखो, ये अब कुछ बच्चे कहेंगे हमें कंप्लीट द समरी करने में इजी है, ठीक है, आप वो कर सकते हो। अगर आपको लोकेशन मिल जाती है तो फिर वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं तो पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करती हूँ अपनी रीडिंग प्रैक्टिस। इसका एक कारण है, सी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम ये रीडिंग भी सॉल्व करने वाले हैं 9 नवंबर एग्जाम की ही। ठीक है, तो इसका एक कारण है, पहला टाइप का क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स हम पैराग्राफ, पहला टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो कहाँ से ढूंढेंगे, पहले पैराग्राफ से ही ढूंढना शुरू करेंगे ना। तो वो सीक्वेंस में आता है, जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं है, किसी भी पैराग्राफ से कुछ भी आएगा। यहाँ पे तो आपको जहाँ 1 की लोकेशन मिलेगी उसके बाद दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की। अगर सपोज ये नॉट गिवन है तो वो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं लिखा होगा, तो छठे की उसके बाद मिलेगी जहाँ पे चौथा मिला है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को करना कैसे है, लेट्स मूव इट। तो इसको स्टेटमेंट को पढ़ना है, कीवर्ड निकालने हैं, उसको समझना भी है, कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड्स हमें ले जाएंगे लोकेशन पे, मीन्स पैसेज के अंदर लोकेशन देंगे, वहां जाके थोड़ा उसको समझ के आइए, फिर यहाँ वापस आइए और मीनिंग मैच करने की ट्राई कीजिए। जैसे इसमें इट इज जनरली बिलीव, कॉमन आम विश्वास किया जाता है, दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर नीडेड टू बिल्ड द पिरामिड्स, की बहुत ज़्यादा नंबर में लोगों की जरूरत थी इन पिरामिड्स को बनाने के लिए। अगर ये सेम ऐसा ही लिखा है, अब ऑफ कोर्स थोड़ा पैराफ्रेजिंग होगी, ठीक है, जनरली बिलीव को चेंज कर देंगे। तो अगर ऐसा ही सेम मीनिंग आ रहा है तो ट्रू, और अगर वो कह रहे हैं कि पक्का विश्वास है, तो एक्सपेरिमेंट्स ने शो किया है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर नीडेड टू बिल्ड द पिरामिड्स, देन ऑफ कोर्स आपका फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है। तो ये जनरली बिलीव, आम धारणा जो जिसको बोलते हैं ना, उसमें तो कोई वो मतलब सच्चाई कई बार नहीं होती है। 50% सच्चाई होगी, 50% ऐसे ही कुछ बना दिया लोगों ने, तो वो चीज़ है। तो हमें पिरामिड्स ढूंढने हैं और जनरली बिलीव और लार्ज नंबर ऑफ पीपल को वो चेंज कर देंगे, वर्ड्स सिनोनिम या कुछ भी डाल देंगे, तो वो हमें ढूंढना है। ठीक है, चलो फर्स्ट पैराग्राफ पे। तो अभी फर्स्ट पैराग्राफ में हमने आ गए हैं। द पिरामिड्स ऑफ, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, उस पर ध्यान नहीं देना। इजिप्ट वर, ये हम पिरामिड्स ढूंढ रहे थे, वर बिल्ट मोर देन 3000 ईयर्स अगो एंड नो वन नोज हाउ, किसी को नहीं पता कैसे। द कन्वेंशनल पिक्चर इज दैट, तो जनरली बिलीव जो है कन्वेंशनल पिक्चर मतलब जो पेंट की हुई पिक्चर लगा लो, जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल जो चीज़ मानते आ रहे हैं वो मान ही रहे हैं। द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स ड्रैग्ड स्टोन्स ऑन द स्लेजेस, कि इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिखा था, तो स्लेव्स भी तो पीपल ही होगा ना। टेंस ऑफ थाउजेंड, ये बहुत लार्ज नंबर होता है। तो स्लेव ड्रैग्ड स्टोन्स ऑन स्लेजेस बट देर इज नो एविडेंस टू बैक दिस अप। सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको पढ़ोगे तो आपको इलॉक्शन समझ में आएगी। आप बताओ अभी मुझे आंसर कि ये सच है या ट्रू है या फॉल्स है, नॉट गिवन। सब कुछ दिया। पिरामिड्स इतने साल पहले बने होंगे एंड नो वन नोज हाउ, तो उसकी पिक्चर जो है कि इसमें इतने लोगों की जरूरत होती है बट कोई एविडेंस नहीं है, तो मतलब ये ट्रू हुआ। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रू। सेकंड पे चलते हैं। क्लेमेंस फाउंड, ये पर्सन का नेम है, ये कीवर्ड हो गया। इस कीवर्ड को वो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। लोकेशन मिलने का भी कीवर्ड हमें अच्छे से मिल जाता है, तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। फाउंड ए स्ट्रेंज, अब ये वर्ड है हायराग्लिफ ऑन द वॉल ऑफ एन इजिप्शियन मोन्यूमेंट। ठीक है, ये पर्सन को अगर कुछ स्ट्रेंज हायराग्लिफ मिलती है ऑन द वॉल ऑफ इजिप्शियन मोन्यूमेंट, तो ये ट्रू होगा। और अगर इसको कुछ नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं मिलता है वॉल के ऊपर, तो फॉल्स होगा। और अगर बात ही नहीं हो रही कि इसको कुछ मिला है या नहीं वॉल के ऊपर, तो फिर नॉट गिवन होगा। तो चलते हैं दिस पर्सन नेम, दिस वर्ड, ये दोनों पक्का चेंज नहीं हो सकते। इसके बाद फिर हम रीडिंग उसको पढ़ेंगे, उसका मीनिंग। तो अभी देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट मिला था, तो क्लेमेन का नाम मुझे यहीं दिख गया है। जहाँ पे हमें फर्स्ट की लोकेशन मिली उसके बाद की लाइनों में हमने ढूंढा तो मिल गया। तो नाउ ए कैलिफोर्नियन सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट दिस क्लेमेन हैव सजेस्टेड दैट काइट्स माइट हैव बीन इन्वॉल्व्ड while pursuing a book on the monument of Egypt। so monument of Egypt भी मिल गया, this person भी मिल गया। अब ये वर्ड भी मिल गया, hieroglyph। she noticed a hieroglyph that showed a row of men standing in odd postures। ये सब कुछ मिला, लेकिन इसमें अलग क्या मिला हमें? यहाँ बुक की बात हो रही है, वहाँ पे क्या बात हो रही थी? ए वॉल ऑन द इजिप्शियन मोन्यूमेंट, ये लिखा था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ या नहीं? सब कुछ मिला, सिर्फ यहाँ बुक डिफरेंट है, वहाँ वॉल है, तो आंसर हुआ फॉल्स। सो इसको हम लगा देंगे फॉल्स। ठीक है, नाउ थर्ड पे आ जाओ। गरीब हैड प्रीवियसली डन एक्सपेरिमेंट्स ऑन बर्ड फ्लाइट, ये भी वर्ड अलग से है, ये कीवर्ड हो गया। गरीब ये पर्सन का नाम है, हैड प्रीवियसली डन एक्सपेरिमेंट, अगर उसने पहले कोई एक्सपेरिमेंट किया है बर्ड फ्लाइट पे तो ये यस होगा। अगर उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया स्पेसिफिकली बर्ड फ्लाइट पे तो वो फॉल्स होगा। अगर वो बात ही नहीं कर रहे हैं कि इस पर्सन ने कोई एक्सपेरिमेंट किया जो कि बर्ड फ्लाइट था, तो नॉट गिवन होगा। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ अपना ऑलमोस्ट हो गया। आप पर्सन का नाम ढूंढते हैं, ये गरीब मुझे दिख गया। देखो अभी इंग्लिश का मैंने किया था, तो सेकंड पैराग्राफ पे हमें ये वर्ड मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना? बर्ड फ्लाइट। एरोनॉटिक्स प्रोफेसर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये जो भी थे, ही वॉज फैसिनेटेड बाय द आइडिया कमिंग फ्रॉम ईरान। आई हैव बीन ए keen interest in Middle Eastern science, he says. He too was puzzled by the picture that had sparked Clement's interest. The object in the sky apparently wide for a bird. Bird तो है, तो लेकिन हमें क्या ढूंढना है? The object in the sky apparently had wings far too short and wide for a, so bird flight का एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, इस पर्सन ने किया है या नहीं वही हमें ढूंढना है। The possibility certainly existed that it was a kite, he says, and since he needed a summer project student, this graph investigating the possibility of using kites as heavy lifters seems like a good idea। तो उसने प्रोजेक्ट के लिए स्टूडेंट को चुना, उसको स्टूडेंट चाहिए था, ये इन्वेस्टिगेटिंग द पॉसिबिलिटी। लेकिन क्वेश्चन कुछ और बोल रहा था। क्वेश्चन कह रहा है कि उसने पहले बर्ड फ्लाइट पे कोई एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं, वो चीज़ नहीं दिया है, तो मैं इसको लगा दूंगी नॉट गिवन।
4th नंबर पे आते हैं, गरीब एंड ग्राफ टेस्टेड देयर थ्योरी बिफोर अप्लाइंग इट। अब गरीब एंड ग्राफ ने थ्योरी अपनी टेस्ट की थी एप्लीकेशन से पहले। थ्योरी मतलब उसका लिखा हुआ, थ्योरी तो रिटन में होता ना, उसने कुछ टेस्ट किया था एप्लीकेशन से पहले तो यस होगा, मतलब ट्रू होगा। और अगर कोई उन्होंने थ्योरी के बारे में कोई टेस्टिंग नहीं की थी तो फॉल्स होगा। अगर थ्योरी टेस्ट करने की बात ही नहीं है, एप्लीकेशन की बात ही नहीं है, तो नॉट गिवन। तो हमारा ये पूरा पैराग्राफ हो गया, नहीं मिला। तो अब ये दोनों पर्सन का नाम ही ढूंढ रहे थे ना। सेट देमसेल्व्स द टास्क ऑफ रेजिंग ए 40 मीटर स्टोन। सेट देमसेल्फ मतलब द टास्क ऑफ रेजिंग 4.5 स्टोन कॉलम फ्रॉम हॉरिजेंटल टू वर्टिकल यूजिंग नो सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट द विंड। देयर इनिशियल कैलकुलेशंस एंड स्केल मॉडल। ये जो इनिशियल कैलकुलेशन स्केल मॉडल ये थ्योरी है। विंड टनल एक्सपेरिमेंट्स भी लिखा है। कन्विंस्ड दैम दे वुडंट नीड ए स्ट्रॉन्ग विंड टू लिफ्ट द दिस एंड दिस इवन ए मॉडेस्ट फोर्स इट सस्टेन। सो इसको फिर से आप पढ़ो और डिसाइड करो ये आंसर ट्रू है या फॉल्स है। बाकी सब कुछ तो मिल गया हमें, ये भी मिला, ये भी मिला, तो क्या कहता है ये? उन्होंने एक्सपेरिमेंट की भी बात की है ना, तो ये आंसर हुआ ट्रू। ये देखो, टेस्टेड देयर थ्योरी बिफोर अप्लाइंग इट, सो इट इज़ ट्रू। ठीक है। 5th नंबर, द सक्सेस ऑफ द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वॉज ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द विंड। नाउ ये वर्ड हुआ सक्सेस ऑफ द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, मीन्स अब कंटिन्यू में चल रहा है तो इनकी सक्सेस की बात हो रही होगी। वॉज, सो अब बोल रहे हैं जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट की जो सक्सेस था, अगर हाई स्पीड की वजह से था तो ये ट्रू होगा। अगर किसी और वजह से सक्सेस मिली है इस एक्सपेरिमेंट में तो फॉल्स होगा। अगर ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि सक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं या हाई स्पीड ऑफ विंड की बात नहीं कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, तो नॉट गिवन होगा। तो अपना क्या कीवर्ड है? हाई स्पीड ऑफ विंड एंड सक्सेस। ठीक है, सक्सेस को हो सकता है कुछ और ढंग से लिखा हो, और एक्सपेरिमेंट जो है उसका रीज़न जो लिखा होगा ये होगा तो ट्रू। वहाँ एग्ज़ाम में तो एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, प्रीशियस होता है, कीमती होता है। तो हमने यहाँ तक कहाँ तक पढ़ा था? यस, हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, हमने देखना है सक्सेस मिली है उसको और वो विंड का वजह से। इवन ए मॉडेस्ट फोर्स इफ सस्टेन्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम दे की वॉज टू पुल ए सिस्टम दैट वुड मैग्नीफाई टिप ऑफ द। सो ये पूरा एक्सपेरिमेंट की ही बात हो रही है। हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ सकते हैं। अर्लियर दिस ईयर द टीम पुट, टीम वर्ड है, क्लेमेंस अनलाइकली थ्योरी टू द टेस्ट। सो ये जो टीम है ये 2 पर्सनस की, गरीब एंड गराफ की। तो ये अब क्या देख रहे हैं? क्लेमेंस की थ्योरी जो है उसको टेस्ट यूजिंग ए 40 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर सेल। द काइट लिफ्टेड द कॉलम क्लीन ऑफ द ग्राउंड, वी वर एब्सोल्युटली स्टन्ड। Grip says the instant the sail opened into the wind, a huge force was generated. Instant the sail opened into the wind and a huge force was generated, and the column was raised to the vertical in 4 seconds. The wind was blowing at a gentle kilometers an hour, little more than half what they would be needed. What they had failed to reckon with was that happened when the kite was opened. There was a huge initial force. एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहती है, क्योंकि हमें बार बार क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखना होगा। द सक्सेस ऑफ द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वॉज ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द विंड। ओके, the wind was blowing. The instant sail opened into the wind, a huge force was generated and the column was raised to the vertical in a mere 40 seconds. तो ये भी कह रहा है कि वो sail opened into wind, a huge force was generated, but huge force of wind was not generated. wind में तो था ही। फिर भी यहाँ पढ़ लेते हैं 60 kilometer an hour, little more than half what they would be needed. What they had failed to reckon with was what happened when the kite was opened. There was huge initial force. तो ये देखो यहाँ पे फेलियर भी लिखा है, failed, तो मैं इसको false लगा दूंगी। So this is false. It was not due to high speed of wind. स्पीड की तो बात ही नहीं हो रही और फेलियर भी हो गए, तो हम इसको false लगा के आगे चलते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, दे फाउंड दैट एज द काइट फ्लू हायर। ये उन्होंने पता लगाया जैसे ही काइट ऊपर गई द विंड फोर्स गॉट स्ट्रॉन्गर। काइट ऊपर गई, ठीक है,
तो यहाँ पे हमने पढ़ा था काइट के बारे में बात हो रही है। काइट लिफ्टेड द कॉलम क्लीन ऑफ, यहाँ पे कहीं पे मुझे नज़र नहीं आया था, बट हमें यहाँ लोकेशन मतलब हम यहाँ से यहाँ तक हम ढूंढ चुके हैं। फिर भी एक बार काइट के बारे में कहीं वो उड़ी थी, ऊपर उठी थी, तो वो देख लेते। 5 times larger, there was a huge initial force 5 times larger than the steady state force. Garib said this jerk meant that kites could lift huge weights. Garib realized even a 300-ton column could have been lifted to the vertical of this. So Clemens was right. Pyramid builders could have used kites to lift massive stones into place. Whether they actually there is no picture showing the construction of the pyramid, so there is no way to tell what really happened. Okay. नो यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिला कि जो ये बात कर रहे हैं कि कहीं पे काइट को ऊपर, काइट फ्लू हाई, काइट ऊपर उड़ी और विंड फोर्स गेट स्ट्रॉन्गर, ये तो नहीं है, तो मैं तो इसको नॉट गिवन कर देती हूँ। 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द टीम डिसाइडेड, टीम वर्ड अभी मैंने देखा था, डिसाइडेड दैट इट वॉज पॉसिबल टू यूज़ काइट्स टू रेज वेरी हैवी स्टोन्स। तो ये तो अभी हमारे सामने ही आया था लोकेशन। टीम ने डिसाइड किया कि इट वॉज पॉसिबल टू यूज़ काइट्स टू रेज वेरी हैवी स्टोन्स। देखो यहाँ पे ये टीम, तो यहाँ पे बात हो रही है ना टीम, देखो ये इसमें इस पैराग्राफ में टीम लिखा है। देखो टीम, ये दोनों की टीम है। इन्होंने इस क्लेमेंट्स की थ्योरी को, थोड़ा ये भी ध्यान रखना होता है, इस थ्योरी के बारे में टेस्ट किया। अब यहाँ पे जो हमें चीज़ क्या देखनी है, शोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर इज़ नो वे टू टेल रियली हैपेंड यूजिंग काइट्स टू मूव लार्ज स्टोन। ये देखो, द एविडेंस फॉर यूजिंग kites to move large stones is no better or worse than the evidence for brute force method. अच्छा, उन्होंने डिसाइड किया कि वो पॉसिबल है टू यूज़ काइट्स टू रेज वेरी हैवी स्टोन। अच्छा नहीं, ये तो उसने पिक्चर दिया। यहाँ पे देखो बोल रहा था 5 times this jerk kites could lift huge weights। देखो यहाँ भी लिखा है। गरीब says this jerk mean that kites could lift huge weights, even 300 ton could have been lifted to the vertical. So Clemens was right. So इन्होंने Clemens की थ्योरी को right डिसाइड किया। So the team decided that it was possible to use kites to raise very, so ये अभी हम इसको true लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा सा अगर हमने मीनिंग समझ के थोड़ा पढ़ा होगा तो हमें ये आंसर ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। सो नेक्स्ट पेज एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? कंप्लीट द समरी, नो मोर देन 2 words. सो हाउ टू फाइंड दिस समरी? डेफिनेटली दिस समरी मीन्स दिस इज नॉट नोट्स. Summary means you can get all the information, all the sentences into 1 or 2 paragraphs continuously. So whatever the title they have given, first try to find this title. If you are not getting the title, then try to find the keywords in the passage. Additional evidence for theory of kite lifting. Okay, so here in the next page, indeed the experiments have left many specialists unconvinced. The evidence for kite lifting is non-existent. Say this and this. Others feel there is more of a case for the theory. यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई ऐसा कोई वो नहीं था, मतलब एविडेंस नहीं था, कोई एग्जिस्टेंट नहीं है, बट कुछ कह रहे हैं कि देयर इज़ मोर ऑफ ए केस फॉर द थ्योरी। तो अभी शुरू करते हैं हमारी एक्चुअल लोकेशन। यहाँ इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अब कैसे होगा? इजिप्शियंस हैड विच कुड लिफ्ट लार्ज पीसीज ऑफ। ठीक है, ये ऑफ भी है, ब्लैंक से आगे और पीछे वाले वर्ड्स, ये 9 नंबर है। ठीक है, पीसीज ऑफ, ब्लैंक के पहले लिखा ऑफ और पीछे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, एंड भी लिखा है, कोई बात नहीं, बट एक चीज़ समझो आप, यहाँ पहले ये पूरा सेंटेंस दिया है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। ठीक है, बीच में एंड है, तो ये जो बात लिखी है ना, हो सकता है ये सारा हो सकता है पैसिव वॉइस हो। ठीक है, अब ये भी है कि ये लाइन पैराफ्रेजिंग में कुछ भी हो सकता है। देखो, ये लाइन हमें किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में नीचे मिले और ये वाली हमें उसके ऊपर मिले, मीन्स उनको चेंज करना है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो वो ऐसे चेंज करते हैं। इजिप्शियंस, हाँ, इजिप्शियंस वर्ड यहाँ है। इजिप्शियंस हैड विच कुड, इजिप्शियंस कुड वर्ड इज ऑल्सो हेयर, लिफ्ट लार्ज पीसीज ऑफ, ये देखो, वेट ऑफ मैसिव ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, तो मैं यहाँ लिख दूंगी स्टोन।
ठीक है, मैसिव पीसेज ऑफ स्टोन, यहाँ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्स ऑफ स्टोन लिखा है तो स्टोन ही लिखेंगे। विच कुड लिफ्ट, अच्छा अब इजिप्शियंस के पास क्या है जो लिफ्ट हो सकता है, फिर से पढ़ लेते हैं। सेलर्स लाइक हार्नेशिंग द विंड कुड, ओके, एंड दे आर, एंड वर्ड भी लिखा है देखो, तो एंड यहाँ पे इस सेंटेंस के लिए लिखा है, एंड ये वाला सेंटेंस कहाँ मिलेगा वो भी देखना होगा। एंड दे आर नोन टू हैव वुडन पुलेज, ठीक है, इजिप्शियंस हैड वुडन पुलेज विच कुड हैव बीन मेड स्ट्रॉन्ग एनफ टू बियर द वेट ऑफ मैसिव ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वुडन पुलेज। जो स्पेलिंग लिखी है एस लगा तो एस लगाओ, नहीं लगा तो नहीं लगाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एंड दे न्यू हाउ टू यूज द एनर्जी ऑफ द विंड फ्रॉम देयर स्किल, अब विंड तो यहाँ लिखा है देखो, अभी विंड तो यहाँ लिखा है। हार्नेशिंग द विंड मीन्स, हार्नेशिंग द विंड मतलब उसकी विंड को वो हर तरह से यूज़ करते हैं। हार्नेशिंग द विंड वुड नॉट हैव बीन ए प्रॉब्लम फॉर अकम्प्लिश्ड सेलर्स लाइक इजिप्शियंस हेयर, एंड दे नो हाउ टू यूज एनर्जी ऑफ द विंड फ्रॉम देयर स्किल एज, उनकी सेलिंग जो स्किल के बारे में बात हो रही है वो यहाँ आ जाएगा सेलर्स, एज सेलर्स, देखो यहाँ लिखा है। तो ऐसे इसको ढूंढना, ऐसे नहीं है कि जहाँ पे हमें 8th और 9th मिला उसके बाद की लाइन में हमें 10th की लोकेशन मिलेगी। समटाइम्स वो पैराफ्रेज करके लाइन को ऊपर नीचे, पहले वहाँ पे ये बात हो रही थी उसके बाद उसने ये लिखा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन स्टेटमेंट में पहले उसने सेकंड बात की फिर उसने फर्स्ट बात की, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब चलते हैं 11th। द डिस्कवरी ऑफ वन पिरामिड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रिजेंबल्ड ए, रिजेंबल्ड किसी से मिलता जुलता, दिखने वाला, कैसा मिलता जुलता दिख रहा है, पिरामिड के बारे में ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट लाइन, इन एडिशन देर इज सम फिजिकल एविडेंस दैट द एंशिएंट इजिप्शियन वर इंटरेस्टेड इन फ्लाइट, ए वुडन आर्टिफैक्ट ऑब्जेक्ट, तो वही होता है ना फिजिकल एविडेंस, वो आर्ट इफेक्ट फाउंड ऑन द स्टेप पिरामिड, ये देखो पिरामिड है यहाँ पे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये हो गया वुडन आर्टिफैक्ट, विच रिजेंबल्स ए वुडन आर्टिफैक्ट फाउंड ऑन द स्टेप पिरामिड एटसेट्रा लुक्स अनकैनिली लाइक ए, सी दिस रिजेंबल्ड ए, क्या आएगा यहाँ पे, मॉडर्न ग्लाइडर। मीन्स अभी हमें ऑप्शन कितनी है, 2 वर्ड्स की, देखो तो हमने इसलिए मॉडर्न ग्लाइडर लिख दिया, ठीक है। सो ये अपना हो गया 11th डिस्कवरी। देखो अब मैच करो, साथ साथ में पैराफ्रेजिंग यहीं से सीखी जाती है, फिल इन द ब्लैंक से। उसके बाद है 12th सजेस्ट, अब सजेशन वर्ड ढूंढ लेते हैं। यहाँ पढ़ लिया, ऑल्दो इट डेट्स फ्रॉम सेवरल 100 years आफ्टर द बिल्डिंग ऑफ द पिरामिड्स इट्स, या ये देखो सजेस्ट वर्ड है। दे हैव एक्सपेरिमेंटेड विद व्हाट, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया होगा। सजेस्ट दैट इजिप्शियंस माइट मीन्स ये देखो मे आ गया ना, हैव बीन डेवलपिंग आइडियाज ऑफ फ्लाइट, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब मेन चीज़ यहाँ क्या है, एक्सपेरिमेंटेड विद, अब लॉन्ग टाइम के साथ तो क्या एक्सपेरिमेंट होगा, तो फ्लाइट के साथ ही तो होगा, तो हम यहाँ फ्लाइट लिख देंगे, ठीक है। 13th नंबर, इन एडिशन ओवर 2000 years ago, मीन्स पुरानी बात, काइट्स वर यूज्ड इन चाइना, वाओ चाइना मिल गया मुझे, एज वेल एज फॉर सेंडिंग वेपन्स एज वेल एज फॉर सेंडिंग, ठीक है। अब चाइनीज़ वर्ड ये देखो यहीं पे ही है, यहीं पे ही है, यहाँ कहीं चाइनीज़ होगा क्या, ये तो नाउअडेज की बात हो गई, तो मतलब नाउअडेज हमें नहीं पढ़ना है, तो चाइनीज़ की बात यहाँ लिखी है। चाइनीज़ एंशिएंट सिविलाइजेशंस तो पुरानी बात होगी ना, मोर ओवर देन, एक सेकेंड, सो यहाँ पे इन एडिशन ओवर 2000 years ago, तो ये एंशिएंट सिविलाइजेशंस तो वही बात होगी ना। काइट्स वर यूज्ड इन चाइना, एज अर्ली दिस द चाइनीज वर यूजिंग देम टू डिलीवर मैसेजेस एंड डंप फ्लेमिंग डबरीज, सो डबरीज कुछ उनका होता था, वेपन टाइप लगा लो, क्योंकि और रीडिंग्स में मैंने पढ़ा है, एज वेपन्स एज वेल एज फॉर सेंडिंग मैसेजेस, मैसेजेस को ही सेंड कर सकते हैं ना, वेपन्स को क्या सेंड करेंगे, ठीक है। ये अपना आंसर हुआ।